हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 कंप्लीट कवर करेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें हम स्ट्रेटजी की मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, मॉडल्स एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स, हेनरी मिंचबर्ग के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के स्कूल्स ऑफ थॉट्स, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, concept and relevance of corporate governance, roles and responsibilities of top management, social responsibilities, corporate social responsibilities, meanings and trends। ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी होती क्या है। तो स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और सेट ऑफ गोल्स। किसी एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो रणनीति, जो प्लान बनाते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रेटजी। अकॉर्डिंग टू चैंडलर, स्ट्रेटजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of an enterprise and the adoption of course of action and the allocation of resources necessary for carrying आउट दीज गोल्स। यानी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कैसे अपने कोर्स ऑफ एक्शंस को अडॉप्ट करते हैं, कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको देखते हुए अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रेटजी कि किस रणनीति के तहत हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, किस प्लान के तहत हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। इसी स्ट्रेटजी, रणनीति को हम कहते हैं स्ट्रेटजी। Meaning of strategy, a plan or course of action for achieving an organization long-term objectives। strategy long-term objectives को achieve करने के लिए बनाई जाती है। A patterns of decisions and actions which determine the organization's major goals and policies। कि हम अपने goals को कैसे achieve कर सकते हैं, इसके लिए policies बनाई जाती है, planning की जाती है। For example, a company decision to expand into international markets is a strategic decision। कि एक कंपनी ने ये डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक बढ़ाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, मीनिंग क्लियर हो गई कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो रणनीति एक कार्य योजना है जो किसी विशेष लक्ष्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। स्ट्रेटजी इज फॉरवर्ड लुकिंग, लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी बनाने का काम जो होता है वो हाईएस्ट यानी टॉप मैनेजमेंट का होता है। ओके, नेचर ऑफ स्ट्रेटजी, गोल ओरिएंटेड, एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमारा कोई ना कोई गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इसमें जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ओके, डायनामिक होती है, मस्ट अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंज, की एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो चेंजेस होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी में भी चेंजेस करनी पड़ती है। तो नेचर क्या है, ये डायनामिक है। इंटीग्रेटिव, कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शनल एरिया, जैसे मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, इन सबसे कोऑर्डिनेट रहता है, इंटीग्रेटिव है ये। कॉम्पिटेटिव, फोकस ऑन गेनिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, हमें अपने कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटेटिव जो जो है हमारे मार्केट में, उनको भी ध्यान देना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग भी हमें अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने पड़ते हैं, ये कॉम्पिटेटिव है। टॉप मैनेजमेंट फंक्शंस, स्ट्रेटजी बनाना टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, जो प्लान करते हैं कि हमारा बिजनेस इन फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में किस, हम टॉप किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस की अच्छी ग्रो करना चाहते हैं या कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये जो फंक्शंस होता है स्ट्रेटजी का, वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाती है स्ट्रेटजी। ओके, तो ये थे नेचर्स ऑफ स्ट्रेटजी, गोल ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, डायनामिक होती है, इंटीग्रेटिव होती है, इसमें मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आती है। कॉम्पिटेटिव होता है, टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ये थी नेचर ऑफ स्ट्रेटजी।
नेक्स्ट स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी। स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी यानी स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले बिजनेस पॉलिसी एंड प्लानिंग, प्लान किया जाता है कि बिजनेस की पॉलिसी, ये सारी चीजें प्लानिंग की जाती है कि हमारे पास कितना, हमारे पास मैन पावर है, कितनी हमारे पास लेबर है, कितना हमारे पास मनी है, ये सारी चीजें पहले प्लानिंग की जाती है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, नेक्स्ट हम अपने इन्वायरमेंट, जिस जगह पर, जिस इन्वायरमेंट में हमें अपने बिजनेस करना है, उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें एनालाइज की जाती है, जिसे हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजीज को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रेटजीज जब बन जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, हम देखते हैं कि हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटजी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही तो उसमें जो भी हमें कंट्रोल करना है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कहलाता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स क्या क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है इसमें, स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी में आती है कि एक जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो एथिक्स होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। ग्रीन, हमें पेपरलेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहलाती कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये थे स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी। सबसे पहले बिजनेस पॉलिसी एंड प्लानिंग, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फॉर्मुलेशन करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स से चेक करेंगे, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी परफॉर्म करेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम गोल सेटिंग टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये सारी चीजें हमारी स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी में आती हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्शन कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। हेल्प्स टू रिसोर्स एलोकेशन, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको हमें कैसे एलोकेट करना है, इसमें हमें इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एमंग डिपार्टमेंट्स, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस सारे डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन बनाती है। फैसिलिटेट्स बेटर डिसीजन मेकिंग, जब हम एक किसी चीज की स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो हमें बेटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होती है। हेल्प्स इन कॉपिंग विद एनवायरमेंटल चेंज, हम अपने आप को एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को कॉप अप कर पाते हैं, यानी अपने आप को भी हम सेट कर पाते हैं, एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को भी चेंज कर पाते हैं। अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, हम सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई होगी तो ये इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रेटजी का। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, सेकंड होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और थर्ड होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी ये डिसीजन करता है अबाउट द ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, सैमसंग हमारा मोबाइल फोन भी बनाता है, रेफ्रिजरेटर भी बनाता है, लैपटॉप भी बनाता है। तो जब वो अपने पूरे बिजनेस से और लेकर कोई स्ट्रेटजी बनाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इस सारी बिजनेस, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जब वो स्ट्रेटजी बनाता है, ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाता है, तो वो कहलाता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कंसर्न्ड विद ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है या मर्जर्स करना है या एक्वाइजेशन करना है, ये डिसाइड करता है टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जैसे किसी एक स्पेसिफिक मार्केट या इंडस्ट्री से रिलेटेड जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल सैमसंग का ही लेते हैं, जब सैमसंग खाली लैपटॉप के बारे में ही स्ट्रेटजी बनाता है या रेफ्रिजरेटर के लिए ही स्ट्रेटजी बनाता है, तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहलाता है। हाउ अ बिजनेस कम्पीट सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर मार्केट की बात होती है, तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहलाता है। हाउ अ कम्पीट इन अ स्पेसिफिक मार्केट और इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रेटजी, ये डिसाइड करता है बिजनेस यूनिट हेड्स। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, जिसे ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ये किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया। जब फंक्शन से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसे फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। डील्स विद ऑपरेशनल मेथड्स विद इन डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कंपेगेंस हो गया, एचआर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हो गई, ये डिसाइड करता है फंक्शनल मैनेजर्स। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कि लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या होती हैं। 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी होती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का काम करता है, ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ये बिजनेस एक पर्टिकुलर मार्केट में हमें अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ये पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक मार्केट और इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। जैसे हमने सैमसंग का एग्जांपल लिया था कि किसी अगर लैपटॉप में हमें स्ट्रेटजी बनानी है तो हम लैपटॉप के लिए ही स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ये डिपार्टमेंटल होता है। ऑपरेशनल मेथड्स यहाँ पे डील्स किए जाते हैं, जैसे एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, या फिर या फिर आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी फंक्शनल से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो उसे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, जैसे SWOT एनालिसिस मॉडल। SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी ये देखना कि हमारे बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। ये हेल्प करता है इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट में। स्ट्रेंथ हो गई, जैसे हम कहते हैं जो हमें कॉम्पिटिशन्स में हमें बेनिफिट दे सके, उसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, ट्रेन एम्प्लॉयज है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस जो आंतरिक यानी इंटरनल सीमाएं होती हैं, जैसे जिससे हमारी कार्य क्षमता यानी कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी घटती है, उसे हमें वीकनेस कहते हैं। और अपॉर्चुनिटीज ये बाहरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। बाहरी मौके जो हमारे प्रदर्शन को, हमारी एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। और थ्रेट्स बाहरी चुनौतियां जो व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे हम थ्रेट्स कहते हैं। इसी को कहते हैं SWOT एनालिसिस। किसी भी बिजनेस को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी आंतरिक यानी इंटरनल क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और हमें बाहरी क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और क्या हमारे लिए खतरे हैं यानी थ्रेट्स हैं। इसको एनालाइज करना चाहिए और हमें अपनी वीकनेस को कम करना चाहिए और स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, थ्रेट्स को कम करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाना चाहिए और उससे स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए। तो ये कहलाता है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। SW यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, जबकि OT यानी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ये माइकल पोर्टर का मॉडल उद्योग में प्रतिस्पर्धा को 5 शक्तियों के माध्यम से समझता है। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, उच्च प्रवेश बाधाएं, जहां पर हाई इंट्रेंस बाधाएं होंगी वहां पर जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। जब आपको बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एंट्री करने में, तो वहां पर जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यानी आपूर्तिकर्ता की जो सौदेबाजी शक्ति है वो मजबूत आपूर्तिकर्ता की जो सौदेबाजी शक्ति होती है वो कीमत को यानी प्राइस को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, जब कस्टमर ज्यादा बार्गेनिंग करने लगते हैं तो इससे जो कीमत की मांग होती है, कम कीमत की मांग होती है कि आप कम प्राइस पे हमको अच्छी सर्विसेज और अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए। थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जब जो है सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो घट जाती है। एंड लास्ट है
रेवेलरी एमंग कॉम्पिटिटर्स यानी उद्योग प्रतिद्वंदिता, यानी जब ज्यादा कंपटीशन होता है तो वहां पर जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। फर्स्ट है थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स, सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जब सप्लायर ज्यादा बार्गेनिंग करने लगते हैं तो कीमत बढ़ सकती है, प्राइस बढ़ सकते हैं प्रोडक्ट के। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है तो फिर प्राइस क्या होते हैं, प्रोडक्ट के घटने लगते हैं, कम प्राइस पे वो अच्छे सर्विसेज, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के डिमांड करने लगते हैं। थ्रेड्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। एंड रेफरल अमंग कॉम्पिटिटर्स, जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। इसी को कहते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ओके, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इसे बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स ने इसे सबसे पहले विकसित किया। इसी के बेस पर इसका नाम बीसीजी मैट्रिक्स पड़ा। इसका मतलब होता है कि बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट्स को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पर उसको क्लासिफाई करना, मार्केट के शेयर और मार्केट ग्रोथ के बेस पे इसको क्लासिफाई करना। ओके, जैसे स्टार्स, जब ज्यादा ग्रोथ हो रही हो प्लस शेयर्स भी ज्यादा हो, अधिक ग्रोथ हो अधिक शेयर्स हो, तो वहां जैसे एप्पल आईफोन, तो उसको स्टार्स में रखा जाता है। कैश काउज, जब ग्रोथ हमारी कम हो रही हो बट शेयर अधिक हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एग्जांपल है, तो उसे कैश काउज में रखते हैं। लेकिन जब ग्रोथ अधिक हो रही हो बट शेयर कम हो, उस केस में जैसे टेस्ला सोलर रूफ, तो उस केस में क्वेश्चन मार्क्स में रखते हैं। और डॉग्स, जब ग्रोथ भी कम हो शेयर भी कम हो, जैसे पुराना नोकिया फोन, तो वो कहलाता है डॉग्स में। तो इसी को कहते हैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मार्केट्स। इसकी मैट्रिक्स, इसके नाम से समझ लीजिए कि जब इसमें प्रोडक्ट्स या यूनिट्स को मार्केट के शेयर और मार्केट के ग्रोथ के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है तो वो बीसीजी मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें स्टार्स, काउ, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स 4 पॉइंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैकिन्से 7S मॉडल्स। मैकिन्से 7S मॉडल्स में 7 मैकिन्से 7 फ्रेमवर्क भी कहते हैं इसको, एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसे मैकिन्से एंड कंपनी नाम की कंसल्टिंग कंपनी ने बनाया था। इसका उद्देश्य है कि किसी भी संगठन को ये समझाना कि उसकी सफलता के लिए कौन कौन सी 7 चीजें यानी फैक्टर्स जरूरी हैं और ये सब आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फ्रेमवर्क जो होता है वो एस अक्षर से शुरू होने वाले 7 फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है हार्ड एस और दूसरा होता है सॉफ्ट एस। जिसमें हार्ड एस में हमारा आता है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। स्ट्रेटजी मीन्स होता है कि संगठन का भविष्य या प्लान या रास्ता जिसे हम कहते हैं, जैसे हम अगले 5 वर्ष में देश का नंबर 1 बैंक बनेंगे, तो ये हमारी क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी बनावट, संरचना, यानी कंपनी की बनावट, कौन किसके अंडर काम करता है, जैसे सीईओ मैनेजर के अंडर में, मैनेजर के अंडर में सीईओ के अंडर में मैनेजर, मैनेजर के अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है सिस्टम, यानी प्रणाली, कैसे काम चलना है, रोजाना कैसे काम चलेगा, क्या रूल्स है, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्नोलॉजी है, सैलरी सिस्टम क्या है, अटेंडेंस सिस्टम क्या है, तो ये कहलाता है सिस्टम। और सॉफ्ट एलिमेंट्स, इसमें मानवीय और भावात्मक हिस्से आते हैं, जैसे शेयर्ड वैल्यूज, साझा मूल्य जिसे कहते हैं, ये कंपनी की आत्मा यानी वो विश्वास और सिद्धांत होते हैं जो सबको, एम्प्लॉयज को सबको एक साथ जोड़ते हैं, जैसे ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहक की सेवा। स्किल्स यानी कौशल, कर्मचारियों की क्षमताएं और विशेषज्ञताएं आती है, जैसे बैंक में लोगों को अकाउंट हैंडलिंग या कस्टमर डीलिंग में स्किल होना, तो ये क्या, ये एक स्किल है, कौशल है। थर्ड है स्टाइल, यानी नेतृत्व शैली, यानी लीडर का जो बिहेवियर है वो कैसा है, मैनेजमेंट का तरीका क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है या फ्रेंडली है, तो ये स्टाइल होता है। नेक्स्ट होता है स्टाफ, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, संगठन में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, ट्रेनिंग क्या है, मॉडल ट्रेनिंग क्या है, मोरल क्या है वहाँ की, जैसे कंपनी के 2000 ट्रेन किए हुए कर्मचारी हैं तो ये कंपनी के स्टाफ हो गए ना। तो ये फ्रेमवर्क मैकिन्से 7S मॉडल बताता है कि कंपनी
कंपनी अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचाने और जहां पर उसको चेंज करना है उस एस को चेंज कर सके, और कौन से एस यानी कि फैक्टर्स में उसको चेंज करना है, इस तरफ ध्यान दे सके। संगठन को एक दिशा में एकजुट करने में, कि संगठन हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक वे में काम कर सके, इसके लिए मैकिन्से 7S मॉडल आया था। अगर किसी स्कूल में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी बदल दी जाए, जैसे आप इंग्लिश मीडियम करना है तो उसके स्टाफ जैसे नए टीचर्स, स्किल्स, ट्रेनिंग सिस्टम, सिलेबस और स्ट्रक्चर जैसे डिपार्टमेंट सबको बदलना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो ये मॉडल था मैकिन्से 7S मॉडल्स। 7S मॉडल्स में हमारा आता है स्ट्रेटजी बनाना सबसे पहले, फिर स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, ये सारी चीजें एक वे में काम करें, इसी को कहते हैं 7S मॉडल, मैकिन्से 7S मॉडल। वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हेनरी मिर्चबर्ग ने 10 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बताए थे, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है। पहला होता है प्रिस्क्रिप्टिव स्कूल्स, हाउ स्ट्रेटजी शुड बी फॉर्मुलेटेड, कि कैसे रणनीति बनानी चाहिए, ये बताता है। इसमें आता है डिजाइन स्कूल, डिजाइन स्कूल मतलब रणनीति को सोचने और कल्पना करने की प्रक्रिया माना जाता है। यहाँ पर स्ट्रेटजी एज अ प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी होती है वो प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन होती है। प्लानिंग स्कूल, प्लानिंग स्कूल फॉर्मल प्रोसेस विद स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, यहाँ पर फॉर्मली स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की जाती है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है पोजिशनिंग स्कूल, पोजिशनिंग स्कूल बेस्ड ऑन एनालिटिकल टूल्स, पोर्टर 5 मॉडल्स, यहाँ पर एनालिटिकल टूल्स होता है पोजिशनिंग स्कूल। यहाँ पे अपनी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे अपनी मार्केट में एक पोजीशन बनाई जाती है, इसी को कहते हैं पोजीशनिंग स्कूल। यानी स्ट्रेटेजिक एक एनालिटिकल प्रोसेस, मार्केट पोजीशन, कंपटीशन एनालिसिस, पोर्टर 5 प्रोसेस, ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्कूल, यहाँ पे हाउ स्ट्रेटजी एक्चुअली फॉर्म्स, कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म्स कर होती है। तो ये चीजें आती हैं, जैसे इंटरप्रीन्योरल स्कूल, इंटरप्रीन्योरल स्कूल को उद्यमता स्कूल भी कहते हैं। ये नेता की व्यक्तिगत दृष्टि, ये जो लीडर होता है उसकी व्यक्तिगत दृष्टि और सोच पर डिपेंड करती है, इसी को कहते हैं इंटरप्रीन्योरल स्कूल। स्ट्रेटजी शेप्ड बाय द लीडर्स विजन, यानी लीडर्स के विजन पर डिपेंड होती है, जैसे एलन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स की लंबी अवधि की दृष्टि, ये इंटरप्रीन्योरल स्कूल है। ठीक है, यहाँ निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लीडर के पास होती है। ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा है कॉग्निटिव स्कूल, कॉग्निटिव स्कूल जिसे संज्ञानात्मक स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी होती है वो एक मेंटल प्रोसेस होता है, इंसानी सोच, अनुभव, धारणाएं और सीमाएं, ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव स्कूल। रणनीति इंसानी दिमाग और सोच पर जब डिपेंड होती है तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव स्कूल। फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है लर्निंग स्कूल, रणनीति एक सीखने की प्रक्रिया, स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स थ्रू लर्निंग, इसी को कहते हैं लर्निंग स्कूल। यहाँ पर फोकस किया जाता है कि अनुभव से सीखना और उसी के अनुसार अपने आप को चेंज करना। फॉर एग्जांपल, स्टार्टअप ग्राहक की प्रतिक्रिया देकर ही प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये होता है कि कोशिश और गलती से जो हमारी रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो विकसित होती है। ओके, इसी को कहते हैं लर्निंग स्कूल। ओके, नेक्स्ट आता है पावर स्कूल, पावर स्कूल मीन्स होता है स्ट्रेटजी एज अ रिजल्ट ऑफ पावर एंड निगोशिएशन, रणनीति एक बातचीत और शक्ति का खेल है, इसी को कहते हैं पावर स्कूल। आंतरिक राजनीति और बाहरी दबाव का इस पर असर पड़ता है, कंपनियों के विलय में सौदेबाजी। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे शक्ति और प्रभाव से निर्णय लिया जाता है, इसीलिए इसे पावर स्कूल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल स्कूल, कल्चरल स्कूल में स्ट्रेटजी शेप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी स्ट्रेटजी जो शेप होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर यानी वैल्यूज क्या है, उसकी नॉर्म्स क्या है, इस पर बेस्ड होती है, तो इसी को कहते हैं कल्चरल स्कूल। नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंटल स्कूल्स, स्ट्रेटजी शेप्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब हमारी स्ट्रेटजी एक्सटर्नल यानी बाहरी वातावरण के अनुसार हमें खुद को चेंज करना पड़ता है, वो कहलाता है इन्वायरमेंटल स्कूल। यानी
रणनीति एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है, बाहरी माहौल के अनुसार हमें ढलना पड़ता है, जैसे कोविड-19 में कंपनियों का ऑनलाइन शिफ्ट होना। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल स्कूल, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना पड़ा। कॉन्फ़िगरेशन स्कूल, स्ट्रेटजी एज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज ओवर टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज होने लगती है तो उसे कॉन्फ़िगरेशन स्कूल कहते हैं। संगठन में लाइफ साइकिल स्टेज के हिसाब से स्ट्रेटजी बदलती रहती है, इसी को कॉन्फ़िगरेशन स्कूल कहते हैं। तो ये थे हेनरी मिंचबर्ग के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 10 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जिसमें हमने पढ़ा डिजाइन, जिसमें डिजाइन स्कूल, जिसमें हमने पढ़ा एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस, यानी अंदर बाहर का संतुलन कि क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, इसको पूरी डिजाइन करना। स्ट्रेटजी एक सोच समझकर बनाई गई योजना होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लानिंग की एक औपचारिक योजना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट प्लान हमने पढ़ा पोजीशनिंग स्कूल, जिसमें बाजार में जगह बनाई जाती है प्रतिस्पर्धियों से, स्ट्रेटजी मार्केट में पोजीशन चुनने का तरीका होता है। इंटरप्रीन्योरल स्कूल, इसमें हमने पढ़ा कि नेता की दृष्टि, उसका विजन, कि ये केंद्रीकृत शक्ति होती है। स्ट्रेटजी उद्यमी यानी लीडर के विजन और इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान से बनती है। कॉग्निटिव में स्कूल्स में हमने पढ़ा कि ये मानव सोच अनुभव पे बेस्ड होती है। स्ट्रेटजी मैनेजर के दिमाग की सोचने की प्रक्रिया होती है, कॉग्निटिव होती है ना, मानव सोच पे डिपेंड करती है। लर्निंग स्कूल्स में हमने पढ़ा कि अनुभव से कैसे सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, यानी स्ट्रेटजी समय के साथ अनुभव से सीखी जाती है। पावर स्कूल में शक्ति और राजनीति यानी प्रभाव से निर्णय लेना, स्ट्रेटजी पावर और निगोशिएशन यानी बातचीत से बनती है। ये हमने पढ़ा पावर स्कूल में। नेक्स्ट कल्चरल स्कूल, संगठन की संस्कृति, इसकी सामूहिक मूल्य यानी स्ट्रेटजी कंपनी के कल्चर्स और वैल्यूज से बनती है। इन्वायरमेंटल स्कूल्स में बाहरी माहौल यानी अनुकूलन, कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेटजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है कि हमारे बाहरी इन्वायरमेंट कैसा है, या और कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव की चाहिए। स्ट्रेटजी में स्थिरता प्लस परिवर्तन, स्ट्रेटजी और संगठन दोनों एक विशेष स्थिति में फिट होते हैं, जैसे स्टार्टअप से एमएनसी बनने की जो यात्रा होती है, इसी को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्कूल। तो ये थे हेनरी मिंचबर्ग के 10 मैनेजमेंट के स्कूल्स ऑफ थॉट्स। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इंट्रोडक्शन से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी होती क्या है। तो स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और सेट ऑफ गोल्स। किसी एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो रणनीति, जो प्लान बनाते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रेटजी। अकॉर्डिंग टू चैंडलर, स्ट्रेटजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of an enterprise and the adoption of course of action and the allocation of resources necessary for carrying आउट दीज गोल्स, यानी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कैसे अपने कोर्स ऑफ एक्शंस को अडॉप्ट करते हैं, कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको देखते हुए अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रेटजी, कि किस रणनीति के तहत हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, किस प्लान के तहत हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। इसी स्ट्रेटजी, रणनीति को हम कहते हैं स्ट्रेटजी।
मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, जैसे SWOT एनालिसिस मॉडल। SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी ये देखना कि हम हमारे बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। ये हेल्प करता है इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट में। स्ट्रेंथ हो गई, जैसे हम कहते हैं जो हमें कॉम्पिटिशन्स में हमें बेनिफिट दे सके, उसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, ट्रेन एम्प्लॉयज है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस जो आंतरिक यानी इंटरनल सीमाएं होती हैं, जैसे जिससे हमारी कार्य क्षमता यानी कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी घटती है, उसे हमें वीकनेस कहते हैं। और अपॉर्चुनिटीज ये बाहरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। बाहरी मौके जो हमारे प्रदर्शन को, हमारी एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। और थ्रेट्स बाहरी चुनौतियां जो व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे हम थ्रेट्स कहते हैं। इसी को कहते हैं SWOT एनालिसिस। किसी भी बिजनेस को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी आंतरिक यानी इंटरनल क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और हमें बाहरी क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और क्या हमारे लिए खतरे हैं यानी थ्रेट्स हैं। इसको एनालाइज करना चाहिए और हमें अपनी वीकनेस को कम करना चाहिए और स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। थ्रेट्स को कम करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाना चाहिए और उससे स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए। तो ये कहलाता है SW। हम पढ़ते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट क्या मतलब क्या होता है? तो टॉप मैनेजमेंट संगठन के सबसे ऊपरी स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसमें CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग आते हैं जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, कंपनी की पॉलिसीज बनाते हैं। और इनका मेन काम होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना, जिससे कंपनी की ग्रोथ हो सके और उसकी जो सक्सेस है वो डिटरमाइन हो सके। तो टॉप मैनेजमेंट का सबसे मेन रोल होता है विजन और मिशन बनाना, कि कंपनी को क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें तय करना। विजन बताता है कि भविष्य में कंपनी कहाँ पहुंचना चाहती है, और मिशन बताता है कि वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी। स्ट्रेटेजिक गोल्स तय करना कि लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में उसे क्या अचीव करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है या प्रॉफिट बढ़ाना है या नई प्रोडक्ट लाइन लाना है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक गोल्स तय करना। उसे स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना यानी रणनीति बनाना, मार्केट की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, जो कंपटीशन है, साधन, उसके पास रिसोर्सेज है, उसको देख करके अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना। स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, प्लान बनाया है, उसको कंपनी में लागू करवाना और सुनिश्चित करना कि सभी जो डिपार्टमेंट है वो सही डायरेक्शंस में काम कर सके। इवैल्यूएट करना, कंट्रोल करना यानी समय समय पर ये जांचना कि रणनीति कितनी प्रभावी है, कितना अच्छे से काम कर रही है, और यदि अगर उसमें कोई भी जरूरत हो तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारे रोल्स थे। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है टॉप मैनेजमेंट की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डिसीजन मेकिंग, बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेना, जैसे नई प्रोजेक्ट्स में निवेश करना या मर्जर करना या मार्केट में एंट्री करना। तो ये डिसीजन मेकिंग होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? टॉप मैनेजमेंट की होती है। लीडरशिप प्रोवाइड करना, जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करना, उनको सही डायरेक्शन दिखाना और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मजबूत बनाना। रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, जैसे पैसा, मानव संसाधन और समय जैसे संसाधनों का सही से डिस्ट्रीब्यूशन करना, एलोकेशन करना। कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, जैसे निवेशक हो गए, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना। कम्युनिकेशन करना। रिस्क को मैनेज करना, जैसे जो संभावित जोखिम होते हैं उनको पहचानना और उससे बचाव के लिए जो आप कर सकते हैं वो उपाय करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ब्रेन होता है, जो संगठन को दिशा, उद्देश्य और भविष्य की सफलता की राह दिखाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR कहते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR refers to business practices that involves initiatives benefits benefiting society and the environment। समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सतत विकास में योगदान देना।
ठीक है, इसी को कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें कहलाती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट बिजनेस की सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, trends in CSR, green business practices, ethical sourcing, CSR pro reporting and transparency, social entrepreneurship, जलवायु परिवर्तन पर कार्य, सतत आपूर्ति श्रृंखला, विविधता और समावेशन, कर्मचारी कल्याण और सामूहिक विकास, इन सारी चीजों पर जोर दिया जाता है CSR में, जिसे ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिकल सोर्सिंग, CSR रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ओके, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। स्ट्रेटजी हमने पढ़ा, यूनिट 1 में हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव गोल्स होता है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी हमने पढ़ा, जैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटजी पढ़ा, SWOT, BCG, पोर्टर्स और मैकिन्से 7S पढ़ा। स्कूल्स, हेनरी मिन्सबर्ग के स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े हमने। डिजाइनिंग, प्लानिंग, पोजिशनिंग, लर्निंग, ये सारी चीजें कवर की। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, ये कवर किया। CSR, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।